Good morning students. My name is Deepa Garg, your science teacher. Students, हमारा चैप्टर 6 था भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो आज के इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन जो हमारे टीचर द्वारा हमें निर्देश दिए जाते हैं या उनको हमें प्रैक्टिकल के रूप में बताया जाता है। उनको देखेंगे कि हम कैसे प्रैक्टिकल करते हैं। इससे पहले हमने देखा था भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक गुणों में कुछ परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों में कोई नए पदार्थ नहीं बनते हैं। ये परिवर्तन उत्क्रमणीय हो सकते हैं। और रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं उनमें हमारे नए पदार्थ बनते हैं। तो आप एक घर पर अपने कांच के गिलास या कटोरे अथवा चौड़े मुंह की बोतल में लगभग आधा कप पानी लेकर उसमें 1 चम्मच कॉपर सल्फेट होता है नीलत होता घोल लीजिए। इस विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए, आपको नीले रंग का विलयन मिल जाएगा। एक परख नली अथवा कांच की छोटी बोतल में विलयन का थोड़ा सा नमूना बचा लीजिए। शेष विलयन में एक कील अथवा उपयोग किए जा चुके ब्लेड का टुकड़ा डाल दीजिए। लगभग आधे घंटे तक प्रतीक्षा कीजिए। विलयन के रंग को देखिए, इसकी तुलना अलग से बचाए गए नमूने वाले विलयन के रंग से कीजिए। क्या आपको विलयन के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई दिया? कील या ब्लेड को बाहर निकाल लीजिए। अब इसमें कोई परिवर्तन दिखाई देता है? आपको जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है वह कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच अभिक्रिया के कारण होता है। विलयन के रंग का नीले से हरे हो जाना एक नए पदार्थ आयरन सल्फेट के बनने का कारण होता है। लोहे की कील पर भूरा निक्षेप कॉपर या तांबे की परत के कारण होता है जो एक अन्य नया पदार्थ होता है। हम इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट विलयन CuSO4 नीलत होता प्लस लोहा Fe आयरन सल्फेट विलयन FeSO4 हरा प्लस कॉपर Cu भूरा निक्षेप। इसी के साथ हमारा आता है क्रियाकलाप 6.8, जहाँ हमने 6.7 में देखा कि भाई नीले से कैसे ग्रीन कलर हो जाता है। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप 6.8 में किसी परख नली में लगभग 1 चम्मच सिरका लीजिए, 1 चुटकी भर खाने का सोडा से मिला लीजिए। तो आप देखेंगे एक अजीब सी आवाज़ सी होगी, हल्की हल्की सी। जैसे आप ये समझ लीजिए, आप पानी के अंदर जब इनो डालते हैं तो एक आवाज़ से निकलती है उसकी। वो क्या है हमारी? वो गैस है। वो गैस के कारण ऐसी आवाज़ हो रही है और गैस के साथ वे बुलबुले से ऊपर उठते दिखाई देते हैं। परख नली में परिवर्तन निम्न प्रकार से हो सकता है। सिरका एसिटिक अम्ल प्लस खाने का सोडा जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 कहेंगे, अन्य पदार्थ। कार्बन डाइऑक्साइड, सिरका, खाने का सोडा, चूने का पानी, चूने के पानी में से गैस को गुजारने के लिए व्यवस्था। कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच अभिक्रिया किस प्रकार होती है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस चूने का पानी CaOH2, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO2 प्लस जल H2O। स्टूडेंट, आप सभी को अपने ये सूत्र अपनी कॉपी में लिखने हैं और याद भी करने हैं। आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र लिखिए तो आप क्या लिखेंगे? CO2। जल का सूत्र लिखिए तो क्या लिखेंगे आप? H2O। तो सभी को जितने भी हमारे इस चैप्टर में सूत्र आ रहे हैं वो सभी अपने कॉपी में नोट डाउन करने हैं और सबको लर्न भी करना है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जिससे चूने का पानी हमारा व्हाइटिश हो जाता है। चूने के पानी का व्हाइटिश हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है। इसका उपयोग आप नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर 10 में, कि हम श्वसन में जो वायु बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है।
क्रियाकलाप 6.7 में कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अभिक्रिया से आयरन सल्फेट और कॉपर बने थे। ये दोनों नए पदार्थ थे। कॉपर लोहे के ब्लेड पर निक्षेपित हो गया था। क्रियाकलाप 6.8 में सिरका और खाने के सोडे के अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, जिसने चूने के पानी को व्हाइटिश कर दिया था। अब ये जो चेंजेस होता है हमारा, वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, वो हमारे हो जाते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं, या रासायनिक परिवर्तन का दूसरा नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक इम्पोर्टेंस रखते हैं। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यदि किसी अयस्क में से धातु का निष्कर्षण किया जाए, जैसे लोहे अयस्क से लोहे का, तो हमें निश्चित क्रम में रासायनिक चेंजेस करने पड़ते हैं। औषधि भी रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रृंखला का अन्यथा उत्पादक होती है। उपयोगी नए पदार्थ जैसे प्लास्टिक और अपमार्जकों, डिटर्जेंट्स को रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही बनाया जाता है। वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करके ही की गई है। रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ निर्मित होते हैं। नए उत्पादों के अतिरिक्त, नए पदार्थों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं भी हो सकती हैं। नंबर 1, ऊष्मा, प्रकाश या किसी अन्य प्रकार के विकिरण का निर्मुक्त करना, बाहर निकालना, उनका अवशोषित होना। नंबर 2, ध्वनि का उत्पन्न होना। नंबर 3, गंध में परिवर्तन होना या किसी नई गंध का बनना। रंग में परिवर्तन होना। और नेक्स्ट, किसी गैस का बनना। आइए अब हम कुछ उदाहरणों पर विचार करते हैं। आपने देखा होगा कि मैग्नीशियम के फीते का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। कोयला, लकड़ी या पत्तियों का जलना भी एक रासायनिक परिवर्तन होता है। वास्तव में किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन ही है। जलने के साथ सदैव ऊष्मा का उत्पादन होता है। जैसे पटाखों का विस्फोटक एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है। आप जानते हैं कि ऐसे विस्फोट से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और अरुचिकर गैसें उत्पन्न होती हैं जो वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। इसलिए आपको पटाखे न जलाने की सलाह दी जाती है। जब भोजन सामग्री बासी हो जाती है, ये सड़ गल जाती है, तो उसमें स्मेल आने लगती है। क्या हम इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? आपने अक्सर देखा होगा कि सेब को काटने के बाद उसको रख दिया जाए तो वो रेड कलर का हो जाता है, भूरे रंग का हो जाता है। यदि आपने यह परिवर्तन नहीं देखा तो किसी सेब का एक छोटा टुकड़ा काटिए, कुछ देर तक उसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसी प्रकार क्रियाकलाप आलू में देख सकते हैं। आलू को आपने काटा और उसको रख करके छोड़ दिया, अगर उसको पानी में नहीं डाला तो आलू अपना रंग बदल लेता है, वो ब्लैकिश दिखने लगता है। वास्तव में किसी नए पदार्थ अथवा पदार्थों के बनने के कारण होता है। यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। आपने वायुमंडल में ओजोन की परत के बारे में सुना होगा। हमें सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती हैं। ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं और ऑक्सीजन में परिणत हो जाती हैं। तो ऑक्सीजन ओजोन से भिन्न होती है। क्या ओजोन के अपघटन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? यदि ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण अवशोषित नहीं होती हैं तो वह पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर हमें और अन्य जीवों को हानि पहुंचाती हैं। ओजोन इस विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करने में प्राकृतिक आवरण की तरह कार्य करती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 6.3, लोहे में जंग लगना। आपने किसी भी लोहे की वस्तु को लिया और ऐसे ही उसको डाल कर छोड़ दिया, उसके ऊपर लगातार पानी लग रहा है, तो कुछ दिन में आप देखेंगे लोहे का कलर चेंज हो जाता है। लोहे के ऊपर एक ब्राउन कलर की जो परत जमती है वो हमारा जंग कहलाती है।
लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करते हैं और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देती है। चूँकि लोहे का उपयोग सेतु, जहाज, कार, ट्रक आदि का ढांचा बनाने और अन्य कई वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है। इसलिए जंग लगने के कारण होने वाली आर्थिक हानि बहुत ही अधिक होती है। जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप सभी को ये समीकरण अपनी कॉपी में लिखना है और याद करने से लोहा Fe प्लस ऑक्सीजन O2 वायु से प्लस जल H2O, देन जंग आयरन ऑक्साइड Fe2O3। जंग लगने के कारण ऑक्सीजन और जल अथवा जल वाष्प दोनों ही उपस्थिति अनिवार्य है। वास्तव में यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो अर्थात नमी अधिक होगी तो जंग जल्दी लग जाता है। हम जंग लगने की रोकथाम कैसे कर सकते हैं? लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से बचाकर रखने से हम ऐसा कर सकते हैं। इसका एक सरल उपाय उन पर पेंट अथवा ग्रीस की एक परत चढ़ाना भी है। वास्तव में लोहे की तो होता क्या है कि जब लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से बचाकर ही ऐसा किया जा सकता है। इसका एक सरल उपाय उन पर पेंट अथवा ग्रीस की एक परत चढ़ाना भी है। वास्तव में लोहे की सभी वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीस की एक परत चढ़ाना है। वास्तव में लोहे को उनसे जंग लगाने से बचाना हमारा ड्यूटी हो जाती है। स्टूडेंट्स, आज के इस चैप्टर को हम यहीं पर विराम देते हैं। आगे का चैप्टर नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। सभी को अच्छे से बुक रीड करनी है, चैप्टर को समझना है। थैंक यू एवरीवन।